गर्ल्स हम डिस्कस कर रहे थे पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और उसमें हमने डिस्कस की थी पर्टिकुलरली ऑफ ग्रुप 1 दैट इज़ एल्कली मेटल्स। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर ली थी एटॉमिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, और नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। राइट, दिस आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी, बट जो प्रॉपर टर्म जो यूज़ की जाती है दैट इज़ नॉट एनर्जी बट दैट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन आप इसको एनर्जी भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर कहीं मैं आयोनाइजेशन एनर्जी बोलती हूँ तो दैट इज़ सेम आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है गर्ल्स, सबको पता है, सबने पढ़ा है कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसको आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हो, फ्रॉम द न्यूट्रल गैशियस एटम। ठीक है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, बस मैंने सिंपल डेफिनेशन आपके पास बोल दी कि एनर्जी जो लगेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन दैट इज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैशियस एटम। ठीक है, तो जो एनर्जी लगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आपको पता है जब हम लेफ़्ट टू राइट पीरियड में जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है। क्यों इंक्रीज़ करती है? क्योंकि जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ करता है, उसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, उसकी वजह से इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करता है, और जब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा गर्ल्स तो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज़ हाई। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज़ करती है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। दूसरा है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो रेडियाई, जिसको आप साइज बोलते हो, दैट डिक्रीजेस। जो भी यही बताता है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो रेडियाई डिक्रीज़ करता है, दैट मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो जितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो दैट मीन्स आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी? इंक्रीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है और रेडियाई डिक्रीज करता है। उसी तरह से जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। रीज़न, जब आप डाउन द ग्रुप आते हो तो नो डाउट एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से, ये आपको पता ही है, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन डाउन द ग्रुप ठीक है एटॉमिक नंबर बढ़ता है लेकिन साथ ही साथ एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है, और जब एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि रेडियाई बढ़ने से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाती है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी कम लगानी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ डाउन द ग्रुप आपके पास स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आता है, जो आपके पास पहले डिस्कस कर लिया है कि इनर शेल्स का नंबर बढ़ता जाता है। इनर शेल्स एक्ट एज ए स्क्रीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और उसकी वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का। तो जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, उनमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी? डिक्रीज। तो अब देख लो गर्ल्स, डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होने से और स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो ये दो फैक्टर डोमिनेट कर जाते हैं इस फैक्टर के ऊपर। ठीक है, तो जब ये दो फैक्टर डोमिनेट करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मतलब बोलने का हो गया कि जब आप लिथियम टू सीजियम आओगे, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्कली मेटल्स में विच इज़ ग्रुप 1, तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। राइट, तो अब आप ये देख लो, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। और जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो पीरियड में
तो क्योंकि एल्कली मेटल्स एक्सट्रीम लेफ्ट में हैं पीरियोडिक टेबल के, तो इसका मतलब जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो बोलने का मतलब है कि क्योंकि एल्कली मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में आते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो दे हैव मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन कौन सी, वो है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है गर्ल्स सभी को कि जब हम ग्रुप 1 की बात करते हैं, दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, और एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज़ वेरी इजी। उसका रीज़न यही है जो हमने पहले बताया कि रेडियाई इनका बहुत ज़्यादा होता है, एल्कली मेटल्स का रेडियस बहुत ज़्यादा होता है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो कम होती है। तो इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, इजीली रिमूव हो जाता है ये एक इलेक्ट्रॉन। तो हम ये बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लो। तो अब हम पेरियोडिसिटी देख रहे थे, हम जनरल प्रॉपर्टीज देख रहे थे कि क्यों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को एक ही ग्रुप में डाला गया है, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी सभी की कम होती है। पूरे पीरियोडिक टेबल से कंपेयर कर रहे हैं हम, कम है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, लेकिन सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी इनकी हाई होगी। सेकंड मीन्स एक बार एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, फिर दूसरा रिमूव करना है। तो वो आप समझ सकते हो गर्ल्स कि जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया एल्कली मेटल से, सभी के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, ये एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गया तो ये काय में चेंज हो जाती हैं, नोबल गैसेस में। ये हीलियम बन जाता है, ये नियोन बन जाता है, आर्गोन बन जाता है, जिनोन, रेडन। ठीक है, तो मतलब दे आर कन्वर्टेड इनटू नोबल गैसेस। और नोबल गैस की कन्फिग्रेशन होती है कंप्लीटली फिल्ड, स्टेबल कन्फिग्रेशन, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो बोलने का मतलब है बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है आपको सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन they acquire noble gas configuration. तो first ionization energy of alkali metals is low but the second ionization energy is high. ठीक है, और ये आपने याद भी रखना है कि जो completely filled इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं जैसे नोबल गैसेस हो गई, या जो हाफ फिल्ड होती हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस। हाफ फिल्ड मीन्स पी में मैक्सिमम 6 जा सकते हैं, लेकिन हाफ हो गए 3। तो अगर 3 है किसी में, हाफ फिल्ड है, तो उसकी भी होगी स्टेबल कन्फिग्रेशन एंड दैट इज ऑल्सो हैविंग हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप पेरियोडिसिटी की बात करो तो आप ये बोलोगे कि एल्कली मेटल्स हैव लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड द सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज हाई। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस करनी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड, इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में तो एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, तो आपके एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल गैसियस एटम, तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दिस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो एक ही चीज़ है, बट आजकल इसको मेन वर्ड दिया जाता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। EG स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन गेन, ये एंथैल्पी। ठीक है, तो आपको पता ही है सबको, जब हम एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं तो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये इजीली लूज कर सकती हैं, तो इसका मतलब इनकी गेन करने की टेंडेंसी नहीं होती है, तो दे हैव लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कम होती है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज नॉट टू गेन, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उसी तरह से जिस तरह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड होता है वही यहाँ पे भी होता है। डाउन द ग्रुप ये डिक्रीज करती है, लेफ्ट टू राइट ये इंक्रीज करती है, डिपेंड करती है न्यूक्लियर चार्ज पे, रेडियस पे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। जिस तरह से आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया उसी तरह से यहाँ पे भी एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो ये 2 बढ़ते हैं। ठीक है, रेडियस बढ़ता है और साथ में स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। लेकिन जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो ये बढ़ता है और साथ में ये डिक्रीज होता है, तो लेफ़्ट टू राइट
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी। तो बहुत डिटेल में नहीं मैंने करवाया क्योंकि सब कुछ पढ़ा है आपने +2 में, ये यहाँ पे हमने जस्ट सिंपल सा एक डिस्कस किया है, ठीक है। थोड़ा सा आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे। हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड अगर कन्फिग्रेशंस हैं तो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत कम रहती है, नो टेंडेंसी या बहुत नेग्लिजिबल टेंडेंसी रहती है क्योंकि वो स्टेबल होते हैं ऑलरेडी, जैसे नोबल गैसेस हैं। अब ये ध्यान रखना है गर्ल्स, नोबल गैसेस में कम्प्लीटली फिल्ड कन्फिग्रेशन होती है, वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव में लेते हैं। ब्रिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ब्रिलियम मैग्नीशियम NS2, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज NS2, दिस इज 2s2, दिस इज 3s2, ठीक है, आउटर। और नाइट्रोजन फॉस्फोरस आपको पता है NH2 NP3। तो ये क्या है, हाफ फिल्ड, और ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड किस सेंस में, एस में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और दोनों फिल्ड हैं, ठीक है। तो इस सेंस में आपने इसको बोला कंप्लीटली फिल्ड, ये हाफ फिल्ड। इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने, नोबल गैसेस की हम पॉजिटिव बोलते हैं और ब्रिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की ऑलमोस्ट ज़ीरो, ठीक है, ऑलमोस्ट ज़ीरो या वेरी लो। क्यों, क्योंकि इनकी बहुत कम टेंडेंसी रहती है गेन करने की। मतलब बोलने का ये है कि इनकी तो होती नहीं है टेंडेंसी गेन करने की, नो टेंडेंसी, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव बोला कि रिलीज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि जब ऐड ही नहीं होगा तो एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड, ठीक है। तो हमने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ नोबल गैसेज इज़ पॉजिटिव, नो टेंडेंसी, और उसके बाद ब्रिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस की ऑलमोस्ट ज़ीरो क्योंकि बहुत कम टेंडेंसी होती है इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, ठीक है। तो मतलब बोलने का है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करती है, तो ये आपने ध्यान से कर लेना है। ये हो गया, इसका मतलब वही चीज़ है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है। तो मतलब बोलने का कि एल्कली मेटल्स की पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी, ठीक है। उसके बाद डाउन द ग्रुप आपने क्या बोला, डिक्रीज करती है। तो आप ये बोलते हो कि लिथियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और सीजियम की सबसे कम, ठीक है। सीजियम की कम है लेकिन लिथियम और सोडियम में लिथियम की ज़्यादा होनी चाहिए, सोडियम की कम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या करती है, डिक्रीज। लेकिन ऐसा नहीं होता, लिथियम की ज़्यादा कम होती है और सोडियम की ज़्यादा, ठीक है। बोलने का मतलब लिथियम से सोडियम को इंक्रीज करती है, उसके बाद डिक्रीज करती है। उसका रीज़न ये है कि लिथियम का साइज़ छोटा होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को साइज़ छोटा होने की वजह से रिपल्शन फील होती है क्योंकि लिथियम के अपने इलेक्ट्रॉन भी हैं 3, ठीक है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेंगे, रिपेल, राइट। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज़ छोटा है। तो जब रिपल्शन फील होगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डज नॉट फील मच अट्रैक्शन, तो मतलब इलेक्ट्रॉन की एडिशन डिफ़िकल्ट होगी यहाँ पे। लेकिन इसका साइज़ बड़ा है तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है दैट फील्स अट्रैक्शन, ठीक है, साइज़ बड़ा होने की वजह से। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ हाई और उसके बाद वो डिक्रीज़ करती है क्योंकि उसके बाद रेडियाई आपका बढ़ता जाता है और साथ में क्या बढ़ता जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एक्सेप्शन आपने जरूर याद रखनी है कि हर एक ग्रुप में जो पहला मेंबर है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होती है और नेक्स्ट की ज़्यादा। जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, ये क्वेश्चन फ्लोरीन क्लोरीन में भी पूछा जा सकता है, डिक्रीज़ करती है तो फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्लोरीन की कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, फ्लोरीन की कम होती है, क्लोरीन की ज़्यादा। साइज़, रीज़न इज साइज़, क्योंकि साइज़ क्लोरीन का बड़ा है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स अट्रैक्शन एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज हाई। तो याद रखना है पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम और हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा, और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी आएगी गर्ल्स, क्लोरीन की। अगर हैलोजेंस की बात करनी है तो उसमें किसकी आएगी, क्लोरीन की, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट जो हमने करना है गर्ल्स, अब करनी है हमने प्रॉपर्टी दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबको पता है, हम होमोन्यूक्लियर की अगर बात करते हैं, 2 सेम एटम्स HH NN Cl, इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है गर्ल्स, वो आप क्या बोलोगे कि वो कोवलेंट बॉन्ड है, नो डाउट दैट इज कोवलेंट बॉन्ड और म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि क्योंकि दोनों सेम हैं
तो दोनों की टेंडेंसी बराबर है इस बॉन्ड को लेने की, ठीक है, इस शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी दोनों की बराबर है, ठीक है। लेकिन जब हम हेटेरियो की बात करते हैं, जैसे HCl है, तो ये भी शेयरिंग से बन रहा है। कैसे बन रहा है ये देखो, हाइड्रोजन का एक और क्लोरीन के साथ, ये जो सातवां है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है और आपके पास बन रहा है HCl बॉन्ड, ठीक है। अब इसमें क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट हैं, तो हाइड्रोजन की टेंडेंसी इस पेयर को अट्रैक्ट करने की डिफरेंट है और क्लोरीन की टेंडेंसी इस पेयर को अट्रैक्ट करने की डिफरेंट है। और आपको पता है कि क्लोरीन की टेंडेंसी इस पेयर को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन पे प्लस का चार्ज आता है, क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दैट इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। एक चीज़ ये तो आप समझ ही सकते हो कि एल्कली मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं बोलते, क्योंकि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उनकी टेंडेंसी लूज करने की रहती है, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, कम एनर्जी लगानी पड़ती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो एल्कली मेटल्स बिकॉज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात नहीं आएगी। लेकिन प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दे आर द प्रॉपर्टीज विच आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल गैसियस एटम। जब मैंने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात की तो भी मैंने एक इंडिविजुअल एटम की बात की, जब मैंने एंथैल्पी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की तो भी मैंने एक इंडिविजुअल मेटल की बात की। लेकिन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंडिविजुअल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, बट इज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड स्टेट, कि H और Cl के बीच में बॉन्ड बना है। तो ये आपको याद रखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल गैसियस एटम, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिलेटेड टू एटम्स इन देयर बॉन्डेड स्टेट। H और Cl के बीच में बॉन्ड बना है, तब बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेकिन फिर भी वेरियस स्केल्स दिए गए हैं फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसमें जो आपके सिलेबस में है दैट इज़ पॉलिंग स्केल। ठीक है गर्ल्स, तो दैट इज़ वेरी सिंपल। पॉलिंग स्केल क्या है, सपोज करो मैंने दो एटम्स लिए और उनके बीच में बॉन्ड बनाया AB, ठीक है। तो मतलब बॉन्ड है, एक मॉलिक्यूल है AB और उनके बीच में बॉन्ड है ये, राइट। अगर अब इन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मान के चल रहे हैं हम कि दिस इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से बन रहा है और दोनों की टेंडेंसी इस पेयर को लेने की बराबर है, दैट मीन्स दोनों की टेंडेंसी सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी सेम है, तो आपके पास जो बॉन्ड एनर्जी होगी या जो EAB होगा, दैट इज एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी, वो क्या होगी, वो बोल रहा है, पॉलिंग बोलता है कि जो एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी होगी दैट इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी। AA बॉन्ड एनर्जी आप समझते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। तो AA के बीच में बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी लगेगी, BB के बीच में बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी लगेगी, उसका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है दैट इज बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। दिस इज बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB। ये कब है, जब आपने ये माना कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो आपने याद रखना है, when the two have same electronegativity, तो bond energy of EAB will be equal to geometric mean of bond energy, that is EAA into EBB 1/2। लेकिन अगर दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, एक की ज़्यादा है एक की कम है, क्योंकि ये हमेशा होता है, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आयनिक करैक्टर जरूर होगा। तो अब क्योंकि हर एक बॉन्ड में आयनिक करैक्टर होता है और हम ये मान के चलते हैं कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है एंड B इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो जब B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो B पे नेगेटिव चार्ज आएगा, A पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसका मतलब अब बॉन्ड एनर्जी इसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर नहीं होगी, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी इसके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर नहीं होगी, ओके।
डिस्टर्बेंस हो रही है थोड़ा, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करूँगी अभी। इस कॉल को स्टॉप होने देते हैं। अगर मैंने काटी तो मेरी वीडियो कट जाएगी सारी, इसलिए मैं रिपीट नहीं हो सकता मेरा वीडियो, तो मैं इस कॉल को चलने दो, ये कॉल कटेगी देन आई विल स्टार्ट। गर्ल्स, मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी वेरियस स्केल्स दिए गए हैं। एक है पॉलिंग स्केल जो आपके सिलेबस में है। हमने मॉलिक्यूल लिया ए बी, ठीक है, ए और बी के बीच में बॉन्ड है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो ए की है वही बी की है। तो जब ए और बी की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो दोनों की टेंडेंसी इस पेयर को लेने की बराबर है। तो क्या होगा, तो जो बॉन्ड एनर्जी होगी ए बी की वो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी के बराबर होगी। दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बॉन्ड एनर्जी, जहाँ आप ए का बॉन्ड तोड़ोगे, बी का तोड़ोगे, फिर बनेगा ए बी का बॉन्ड, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, कोई भी बॉन्ड प्योर कोवलेंट नहीं होता। सब बॉन्ड्स में कुछ परसेंट आयनिक करैक्टर होता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है कम भी। तो हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि कोई भी बॉन्ड प्योर कोवलेंट करैक्टर का नहीं होता, दे मस्ट हैव आयनिक करैक्टर। तो हमने ये बोला कि अगर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ए पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक हो गया। तो जब बी पे नेगेटिव आया, ए पे पॉजिटिव आया, इसका मतलब वहाँ आयनिक करैक्टर आ गया, पोलर बन गया वो, ठीक है। तो अब इन दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये तब था इक्वल जब आपने प्योर कोवलेंट लिया था, लेकिन जब आयनिक आ गया तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, इन दोनों में होगा डिफरेंस। तो वो जो डिफरेंस होगा दैट इज एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। तो जो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आई डेल्टा ई, दैट विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, ठीक हो गया गर्ल्स। ये रिलेशन आपने याद कर लेनी है। एक्सेस बॉन्ड एनर्जी विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बॉन्ड एनर्जी। वो मैंने पहले बता दिया कि ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते बिकॉज देयर इज सम आयनिक करैक्टर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है, दैट इज एक्सेस बॉन्ड एनर्जी। ये पॉलिंग स्केल बना था। तो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी आपने कैसे निकाली वो आपको पता लग गया कि देयर इज रेजोनेंस, प्योर कोवलेंट और आयनिक के बीच में रेजोनेंस रहती है। कभी बॉन्ड कोवलेंट बनता है, कभी आयनिक बनता है, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रेजोनेंस है, ठीक है। तो एक्सेस बॉन्ड एनर्जी अराइजेस, क्यों अराइज हुई एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, बिकॉज देयर इज सम परसेंट ऑफ आयनिक करैक्टर ऑल्सो, देयर इज रेजोनेंस बिटवीन प्योर कोवलेंट एंड आयनिक, ठीक है। तो इसका मतलब डेल्टा ई निकालने के लिए आप ये रिलेशनशिप प्रपोज की थी पॉलिंग में, दिस रिलेशनशिप वॉज प्रपोज। तो डायरेक्ट आपने रिलेशनशिप याद करनी है ये कि डेल्टा ई किस तरह से निकलेगा। डेल्टा ई मीन्स एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। दिस ये डेल्टा ई निकालने के लिए उसने फॉर्मूला दिया था, ये फॉर्मूला दिया था, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स ए एक्स बी, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डेल्टा ई ये, ठीक हो गया। जब आपने डेल्टा ई की वैल्यू निकाल ली तो आप इसको यहाँ इस इक्वेशन में पुट करोगे एंड यू कैन कैलकुलेट द एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो जो भी आपने निकालना है आप रिलेशनशिप के हिसाब से निकाल सकते हो। दिस वॉज द रिलेशनशिप विच वॉज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग, ठीक है। तो मतलब अगर आपको डेल्टा ई पता है तो आप दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो कुछ भी, कोई भी चीज़ जो आपको निकालनी है वो आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, या तो आपको ये पता होना चाहिए या आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेज हैं इस मेथड के, क्योंकि ये जो बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज़ होती हैं दे आर नॉट नोन विद एक्यूरेसी, ठीक है। पता तो है हमें लेकिन हम एक्यूरेसी से नहीं पता है बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू। तो जब बॉन्ड एनर्जी एक्यूरेसी से नहीं पता है हमें तो फिर ये नहीं निकाल सकता एक्यूरेट, ठीक हो गया। तो यही है आपके सिलेबस में। तो ये यूनिकन कंसेप्ट तो वैसे ही है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ क्या कौन सा कंसेप्ट दिया गया है, पॉलिंग स्केल ऑफ मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मैंने बिल्कुल सिंपल आपको बता दिया, ये रिलेशनशिप आपने याद कर लेनी है। ये रिलेशनशिप इसलिए राइज हुई क्योंकि देयर इज सम परसेंट ऑफ आयनिक करैक्टर ऑल्सो, ठीक हो गया। तो ये पॉलिंग ने एक रिलेशनशिप दी थी, एक्स ए एंड एक्स बी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, एंड 0.18 एक उसने कांस्टेंट दिया, डेल्टा ई का 1/2, वेयर डेल्टा ई स्टैंड्स फॉर एक्सेस बॉन्ड एनर्जी, जो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे, ठीक हो गया गर्ल्स। तो ये हो गया आपका
पॉलिंग स्केल। आज हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब हम प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।